कश्मीर, एक वादी जो एक जमाने में जन्नत कहलाती थी, आज अंधेरों और खौफ के साए तले डूबती जा रही है। जमीन की बरकत, तहजीब का रंग और दीन की रोशनी सब धुंधलाते जा रहे हैं। आज ये वादी इनफर्टिलिटी, गलत दवाइयों, एप्पल ऑर्चर्ड्स की तबाही, LGBTQ का बढ़ता असर, ड्रग्स और मिलावट का सामना कर रही है। ये सब सिर्फ अलग अलग मसाइल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा लगते हैं। इस वीडियो में हम इन तमाम मसाइल की गहराई में जाकर असल सच्चाई को सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अबियास टीवी। सबसे पहले बात करेंगे एप्पल ऑर्चर्ड्स की तबाही, एक जिंदा इंडस्ट्री का कत्ल। कश्मीर के एप्पल सिर्फ वादी की इकोनॉमी का सहारा नहीं बल्कि एक पहचान है, मगर आज इस इंडस्ट्री के साथ जो हो रहा है वो एक खौफनाक कहानी है। एप्पल ऑर्चर्ड्स पर नए नए वायरसेस और डिजीजेस का हमला हो रहा है और फार्मर्स अपने पौधों को बचाने के लिए जिस पेस्टिसाइड का सहारा लेते हैं वो खुद मिलावट शुदा होता है। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स में मिलावट सिर्फ एप्पल्स को नहीं, सॉइल को भी जख्मी कर रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के मुताबिक कश्मीर के 40% ऑर्चर्ड्स में सॉइल फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। सोचिए, एक तरफ लो क्वालिटी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स कश्मीर में भेजे जा रहे हैं और दूसरी तरफ इम्पोर्टेड एप्पल्स का मार्केट में आना। क्या ये कश्मीर की इकोनॉमी को तोड़ने की एक साजिश नहीं है? 2020 में कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में बलोच डिजीज ने ऑर्चर्ड्स का 50% क्रॉप बर्बाद कर दिया। फार्मर्स का कहना था कि पेस्टिसाइड्स असली नहीं थे और जब उन्होंने कंपनी से कांटेक्ट किया तो किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। अब बात करते हैं कश्मीर में इनफर्टिलिटी का बढ़ता हुआ खौफ। क्या हम अपनी नस्लें खो रहे हैं? इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कश्मीर के हर दूसरे घर में दस्तक दे चुका है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर का फर्टिलिटी रेट 1.4 है, जो न सिर्फ भारत के मुकाबले काफी नीचे है बल्कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी बहुत कम है। मतलब एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब कश्मीर की पॉपुलेशन गिरती चली जाएगी और ये वादी सिर्फ एक खोखला दिखावा बन के रह जाएगी। क्या आपको पता है इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को बिना किसी प्रॉपर डायग्नोसिस के हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं? ये दवाइयां पेशेंट्स को शॉर्ट टर्म रिलीफ देती हैं मगर उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इतना डैमेज कर देते हैं कि वो कभी माँ बाप बनने के लायक नहीं रहते। ये दवाइयां कौन सप्लाई कर रहा है? क्यों ये लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आज कश्मीर के खाने में जो मिलावट हो रही है उसका असर डायरेक्ट हमारे हार्मोन्स और फर्टिलिटी पर हो रहा है। पेस्टिसाइड्स और हेवी मेटल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जरिए हमारी बॉडी में घुस चुके हैं। हर चीज में जहर घुला हुआ है। श्रीनगर के एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक ने रिपोर्ट किया कि उनके 70% पेशेंट्स 25 से 35 साल की उम्र के हैं। एक जमाना था जब ये उम्र प्रोडक्टिव ईयर्स कहलाती थी, मगर आज के लाइफस्टाइल और केमिकल्स ने इन्हें रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट लेने पे मजबूर कर दिया है। बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स का फर्टिलिटी रेट अब भी 2.5 के करीब है, मगर कश्मीर जहां स्ट्रेस और लाइफस्टाइल चेंज इतने प्रीवेलेंट हैं वहां फर्टिलिटी रेट लगातार नीचे गिर रहा है। एक और कहानी है LGBTQ का बढ़ना। क्या कश्मीर जहां का कल्चर इस्लामिक वैल्यूज पर मबनी था अब मॉडर्निटी और फ्रीडम के नाम पर अपनी असल हकीकत से दूर हो रहा है? सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए LGBTQ कंटेंट को एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है और यूथ को यह सिखाया जा रहा है कि अपने रूट्स को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करो। यूथ जो हमेशा कंफ्यूज्ड और इम्प्रेशनेबल होता है उसे ये बातें जल्दी अपील करती हैं। अब कश्मीर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ओपनली LGBTQ की डिस्कशंस और सपोर्ट ग्रुप्स बन रहे हैं। क्या ये एक नेचुरल इवोल्यूशन है या एक प्लान्ड एजेंडा? 2023 में कश्मीर के एक यूनिवर्सिटी में LGBTQ सपोर्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स ने एक रैली ऑर्गेनाइज की जो वहां के लोकल्स के लिए एक नया और शॉकिंग इवेंट था। कश्मीर में ड्रग्स का आम होना एक दूसरी पेंडेमिक से कम नहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के यूथ में हेरोइन और ब्राउन शुगर का इस्तेमाल रिकॉर्ड लेवल्स पर है। क्या आप जानते हैं कि पंजाब के बाद कश्मीर भारत का सबसे वल्नरेबल एरिया है ड्रग्स के स्मगलिंग के लिए? एक जमाना था जब कश्मीर के यूथ एजुकेशन और सपोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे, मगर अनएम्प्लॉयमेंट और डिप्रेशन की वजह से आज वो ड्रग्स के झांसे में आ गए हैं। नॉर्थ कश्मीर के एक रिहेबिलिटेशन सेंटर ने बताया कि उनके पास रोजाना 50 से ज्यादा पेशेंट्स आते हैं और उनमें से 70% हीरोइन एडिक्ट्स होते हैं। हर चीज में मिलावट। क्या आप जानते हैं कि मिल्क, स्पाइसेस, ऑयल और इवन बेकरी प्रोडक्ट्स में मिलावट काफी कॉमन है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक कश्मीर में 45% फूड अनसेफ डिक्लेयर किए गए हैं। ये मिलावट सिर्फ आज की बीमारियों का नहीं, कल की नस्लों का भी सबब बन रही है। ये केमिकल्स हमारे हार्मोन्स और फर्टिलिटी को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस, मिलावट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज फर्टिलिटी रेट को नीचे ले जा रहे हैं। वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन का असर कश्मीर के कपल्स पर डायरेक्टली हो रहा है। केरला और हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स जहां एनवायरमेंटल रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट हैं, वहां फर्टिलिटी रेट्स अभी भी स्टेबल हैं। कश्मीर के मुकाबले ये एक बड़ा डिफरेंस दिखाता है। कश्मीर जो सिर्फ एक नाम का
जन्नत है। आज सिर्फ मिलावट, बीमारियों और तबाही की कहानी बन चुका है। हर चीज, खाना पीना, लाइफस्टाइल एक ऐसे जहर का शिकार है जो लोगों की सेहत, नस्लों और कल्चर को अंदर ही अंदर खा रही है। हर एक मसला एक दूसरे से जुड़ा लगता है, मगर असल में सब एक दूसरे का हिस्सा है, यानी एक साजिश का हिस्सा। मटन में इंजेक्शन और उसका खौफनाक असर, यूरिन न पास करने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल। आजकल मटन का वजन ज्यादा दिखाने के लिए बकरियों और भेड़ों को स्पेशली डिजाइंड इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जो उनका यूरिनरी सिस्टम टेम्पोरेली ब्लॉक कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उनका वजन बढ़ जाता है और मीट काफी महंगा बिकता है, मगर इसका असली असर उन लोगों पर होता है जो ये मटन कंज्यूम करते हैं। ये इंजेक्शन जो ज्यादातर स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स पर मबनी होते हैं, मीट के अंदर ही रह जाते हैं। जब लोग इसे कंज्यूम करते हैं तो उनका हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ये पर्टिकुलरली फर्टिलिटी और लिवर हेल्थ को इफेक्ट करता है। ये केमिकल्स लिवर को ओवरबर्डन करते हैं जो टॉक्सिन्स फिल्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। औरतों और मर्दों में इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ने लगते हैं। ये केमिकल्स किडनी को भी डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं जो यूरिनरी फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 2023 में श्रीनगर के एक स्लॉटर हाउस को रेड करते वक्त पता चला कि 80% जानवर इंजेक्शन लगाए हुए थे। इस केस के बाद 20 पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज हुए जो किडनी और लिवर फेलियर का शिकार हो चुके थे। बॉयलर चिकन कुछ दिनों में जहर बनकर तैयार। एक जमाना था जब कश्मीरी लोग अपने घरों में देसी मुर्गियां पाला करते थे जो महीने लगाती थी बड़ा होने और खाने लायक होने के लिए। ये मुर्गियां नेचुरली तैयार होती थी और हेल्थ के लिए सेफ होती थी, मगर आज बॉयलर चिकन ने इस ट्रेडिशन को खत्म कर दिया है। ये चिकन सिर्फ 35 दिन के अंदर 2 से 3 किलो का वजन ले लेती हैं और ये सब उन्हें दिए जाने वाले स्टेरॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। चिकन के नेचुरल ग्रोथ साइकिल को फोर्सफुली एक्सेलरेट करने के लिए एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन्स इंसानों के हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालते हैं। ये चिकन एंटीबायोटिक्स के ओवरडोज के साथ तैयार होते हैं। जब लोग ये चिकन खाते हैं तो उनके बॉडीज उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्ट हो जाती है। मतलब फ्यूचर में अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स उनके लिए काम नहीं करेंगी। ये केमिकल्स कार्सिनोजेनिक होते हैं जो इंसानों में कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। दिल्ली के एम्स के एक स्टडी के मुताबिक बॉयलर चिकन कंज्यूम करने वाले लोग देसी चिकन खाने वाले लोगों के मुकाबले 70% ज्यादा हार्मोनल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। आजकल सब्जी में भी पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का बहुत इस्तेमाल होता है फास्ट ग्रोथ के लिए। पहले सब्जियां नेचुरल प्रोसेस के जरिए तैयार होती थी। हर एक सब्जी का अपना टाइम होता था तैयार होने के लिए, मगर आज हर चीज केमिकल्स के जरिए कुछ ही दिनों में तैयार हो रही है। फार्मर्स पेस्टिसाइड्स का ओवरडोज करते हैं ताकि क्रॉप्स जल्दी तैयार हों और मार्केट में ज्यादा बिके। ये पेस्टिसाइड सॉइल के नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को बर्बाद कर देते हैं जो अगले क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होता है। पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में छुप जाते हैं। ये रेसिड्यूज कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और इनफर्टिलिटी का सबब बनते हैं। पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये और भी हार्मफुल होते हैं जो अनबॉर्न चाइल्ड के ग्रोथ पर असर डालते हैं। ICAR के मुताबिक कश्मीर के 65% फार्मर्स पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज करते हैं और ये केमिकल्स डायरेक्ट इंसानी हेल्थ को डैमेज करते हैं। मिल्क में सिंथेटिक केमिकल्स जैसे डिटर्जेंट और स्टार्च मिक्स किया जाता है ताकि क्वांटिटी ज्यादा लगे। ये केमिकल्स लिवर और किडनी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। चीज और बटर में वेजिटेबल ऑयल्स का मिक्स होता है जो कोरोनरी हार्ट डिजीज का सबब बनता है। लाल मिर्च में ब्रिक पाउडर और रंग मिलाया जाता है। हल्दी में लीड क्रोमेट मिक्स किया जाता है जो कैंसर और ब्रेन डैमेज का सबब बन सकता है। खाने में डायरेक्ट मिलावट का असर हमारे ओवरऑल हेल्थ पर हो रहा है। कैंसर, हार्ट डिजीज और लिवर प्रॉब्लम्स के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर जो कभी अपनी सेल्फ सफिशिएंसी और जमीन के बरकत के लिए मशहूर था, आज एक भूखे और डिपेंडेंट माशरे में तब्दील हो चुका है। एक जमाना था जब कश्मीर अपने खेत और बागों से सिर्फ अपनी जरूरत निकालते थे, बल्कि अपनी शान और तहजीब का इजहार करता था। राइस, सैफरॉन और फलों के लिए मशहूर ये वादी आज सिर्फ कंस्ट्रक्शन और तबाह होती जमीन का एक निशान बन गई है। कश्मीर के राइस फील्ड्स जो कभी हर तरफ हरियाली का एक मंजर पेश करते थे, आज मिट्टी के ढेर और कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका है। एक वक्त था जब कश्मीर का अपना चावल दुनिया भर में मशहूर था। बाकी स्टेट्स और मुल्कों से आया हुआ चावल यहाँ की गलियों में कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि कश्मीरी चावल का टेस्ट और खुशबू सबसे अलग होता था। लेकिन आज ये मंजर बिल्कुल बदल चुका है। पिछले कुछ सालों में लाखों कनाल जमीन या तो मकानात और बिल्डिंग्स में तब्दील कर दिए गए या उन्हें कचरा और मिट्टी से भर दिया गया। ये वही जमीन है जो एक वक्त हर साल 4 से 5 लाख मैट्रिक टन चावल हासिल करती थी। आज कश्मीर की प्रोडक्शन डिमांड का सिर्फ 30% ही कवर कर पाती है। बाकी चावल पंजाब, हरियाणा और दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट होता है, जो न सिर्फ महंगा है बल्कि कभी कभी हेल्थ स्टैंडर्ड्स पर भी पूरा नहीं उतरता। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 15,000 कनाल से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड को या तो रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। ये ट्रेंड न सिर्फ
माली तबाही बल्कि कश्मीर के एक कल्चरल जवाल की मिसाल है। ब्लैक मार्केटिंग और फूड इनसिक्योरिटी की हालात ये है कि लोग राशन डिपोट्स के बाहर लंबी लाइनों में लगे रहते हैं सिर्फ 1 किलो चावल के लिए। क्या आपको मालूम है कि कश्मीर का सैफरान दुनिया का सबसे महंगा और मशहूर सैफरान है? पामपोर, जो सैफरान टाउन कहलाता है, आज अपने नाम के मुताबिक प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा। पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज, मिलावट और जमीन के गलत इस्तेमाल ने इस प्रोडक्शन को इतना गिराया है कि फार्मर्स इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को छोड़कर दूसरी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक जमाना था जब कश्मीर का सैफरान हर साल 16 मैट्रिक टन होता था, आज ये सिर्फ 5 से 6 मैट्रिक टन पर सिमट गया है। इंडियन नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक पामपोर और आसपास के इलाकों में 50% जमीन जो सैफरान के लिए डेडिकेट की गई थी वो अब या तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स बन चुका है या खाली है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक लॉस नहीं बल्कि एक तहजीब का जवाल है जो कश्मीर की पहचान का हिस्सा थी। बाहर की सप्लाई पर डिपेंडेंट माशरा, क्या ये अजीब बात नहीं लगती कि एक वादी जो कभी खुद अपने फलों, चावल और मसालों के लिए मशहूर थी, आज हर चीज के लिए बाहर की सप्लाई पर डिपेंडेंट हो गई है। फ्रूट्स जो पहले वादी के अपने बागों से मिलते थे आज पंजाब और हिमाचल से मंगाए जा रहे हैं। वेजिटेबल्स जो हर घर के बैकयार्ड में उगती थी अब दिल्ली और राजस्थान की मंडी से इंपोर्ट होती हैं। कश्मीर का डिपेंडेंस इतना बढ़ गया है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल कश्मीर की इकोनॉमी का 60% हिस्सा बाहर से इंपोर्ट फूड सप्लाईज पर खर्च होता है। इसका नतीजा यह है कि महंगाई बढ़ती रही है और लोकल फार्मर्स अपने माली प्रॉब्लम्स के चक्कर में अपने बाप दादा के धंधे छोड़ रहे हैं। एक वक्त था जब कश्मीरी लोग अपनी जमीन से फख्र करते थे, आज वही जमीन एक नफरत का निशान बन गई है क्योंकि वो उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर पाती। एक सवाल जो हर कश्मीरी को सोचना चाहिए, जमीन का ये दुख सिर्फ उन लोगों का मसला नहीं है जो फार्मिंग करते हैं, ये पूरी वादी का मसला है। जो मजा अपने चावल, अपने फलों और अपने मसालों में था, क्या वो कभी बाहर की चीजों में मिल सकता है? क्या एक कल्चर और एक आइडेंटिटी का ये जवाल सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान का हिस्सा छुपा है? आज कश्मीर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी जमीन को कैसे बचा सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम अपने वजूद को कैसे जिंदा रख सकते हैं। कश्मीरी लोग अपनी जमीन और अपनी रिसोर्सेज के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा?